हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में एस्टिमेशन ऑफ एरर इन फिजिकल क्वांटिटीज़ या एस्टिमेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, या जिसको हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स भी कहते हैं। इसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्यों कहेंगे, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेबोरेटरी में मेजरमेंट करना है किसी क्वांटिटी का, फॉर एग्जांपल एरिया मेजरमेंट करना है। तो एरिया मेजरमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लेंथ मेजरमेंट करनी होगी और फिर उसके बाद उसकी ब्रेड चौड़ाई मेजरमेंट करनी होगी। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मेजरमेंट करेंगे। अब लंबाई का मेजरमेंट करते समय कुछ एरर आ गई, फिर चौड़ाई का मेजरमेंट करते समय कुछ एरर आ गई। अब अगर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो एरिया कैलकुलेट करते समय हम देखेंगे कि जो एरर है वो बढ़ गई, क्योंकि लंबाई मेजरमेंट करते समय एरर आई और चौड़ाई मेजरमेंट करते समय एरर आई। तो टोटल एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एरर बढ़ गई। अब वो किस तरीके से बढ़ेगी उसको हम फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। इसी तरह से अगर आप पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि एरर बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि हम डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेकिन उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब की सब जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। उनके मल्टीप्लिकेशन से, उनके एडिशन से, उनके सब्ट्रैक्शन से या उनके डिवीजन से, क्वोशिएंट से उनको हम या उनके ऊपर पार्स लगा करके हम उनको फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, और आपसे कहा जाए इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाइए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंसेज जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 प्लस R2 होगा। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने की बात की जाए तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1R2/R1 प्लस R2 आएगा। तो क्या होता है कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी कई अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। अब वो उनके बीच में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, पार्स हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक छोटे सा टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या किस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज में रिजल्टेंट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए एक आपको कोई मेजरमेंट करना है, R का मेजरमेंट करना है, लेकिन R का मेजरमेंट करने के लिए हमें पहले X का मेजरमेंट करना है और Y का मेजरमेंट करना है। ठीक है, R जो है वो X और Y पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जब हम पहले यानी कि X को मेजरमेंट करेंगे, फिर Y को मेजरमेंट करेंगे और उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये एडिशन लॉ कहलाता है। और जब हम फॉर्मूला इस प्रकार से हो कहीं पर R इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसमें क्या होगा कि जो एरर होगी, एरर का जो कैलकुलेशन होगा, यानी कि जब हम x को मेजर करेंगे तो x में एरर जो है, अगर हम x को एरर के साथ लिखें तो एरर इसमें प्लस माइनस डेल्टा x हो सकती है, और y में एरर जो है वो y प्लस माइनस डेल्टा y एरर हो सकती है। ठीक है, अगर हम एरर के साथ में इसको लिखते हैं। ठीक है, और वहीं जो r है, r की वैल्यू अगर हम कहें तो r प्लस माइनस डेल्टा r, ये रिजल्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, जो कि x और y पर डिपेंड करती है। तो ये डेल्टा r जो है, यानी कि जो एरर है डेल्टा r एरर जो है वो क्या होगी, यहाँ पर देखिए प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगी। यानी कि हम क्वांटिटीज की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक a बराबर, हम x बराबर कोई वैल्यू ले लेते हैं, y कुछ वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए 2 आया, 2 प्लस माइनस 0.1 कोई क्वांटिटी है x, और y क्वांटिटी है 3 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो अब ये जो अगर इसको हम रिजल्टेंट देखें तो क्या होगा, 2 प्लस 3 यानी कि 5, और प्लस माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 0.3। तो रिजल्टेंट हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है,
अब अगर सब्ट्रैक्शन में आए, अगर कोई क्वांटिटी है जिसको सब्ट्रैक्ट करके हमें रिजल्टेंट मिलता है तो x माइनस वाई हो गया, लेकिन एरर जो है, जो एरर का पोर्शन है यानी कि डेल्टा आर का पोर्शन है, उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है देखिए समझिएगा कि अगर x को मेजरमेंट किया, x को मेजरमेंट किया, जैसे हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, चलिए या कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, x को मेजरमेंट किया और फिर वहीं पर हमको y का यानी कि दूसरी कोई क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करना है, तो हमने दो बार हमने मेजरमेंट करते समय 2 बार एरर आई है। तो अब जब फाइनल एरर निकालेंगे तो वो एरर जुड़ेगी। ठीक है, एरर जुड़ेगी, एरर कभी घटती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एरर हमेशा जुड़ती है, एरर हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। जितनी ज्यादा क्वांटिटीज होंगी, जितनी ज्यादा मेजरमेंट आप करोगे, उतना ज्यादा एरर उसमें ऐड होता जाएगा। जितने क्वांटिटीज जुड़ती जाएंगी उतनी एरर जुड़ती जाएगी। ठीक है, अब वो एरर चाहे हम यहाँ पर क्वांटिटी चाहे माइनस में हो रही हो चाहे प्लस में हो रही हो, एरर हमेशा जुड़ती है, ये ध्यान रखना है आपको। एक सेंटेंस याद रखिए हमेशा, एरर हमेशा जुड़ती है ना, एरर ऐड होती है, एरर ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि r इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन रूल भी अगर कहीं आता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो भी डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई एरर होगी। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट है यानी कि x और y का प्रोडक्ट, जैसे एरिया के केस में x लेंथ है और y ब्रेड्थ है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हो गया। जो फाइनल प्रोडक्ट आपको एरिया मिला वो प्रोडक्ट है लेंथ और ब्रेड्थ का, यानी कि x और y का। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है जहां पर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे केस में देखिए हम लोग एरर कैसे निकालते हैं, एरर निकालते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। फिर आर को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये डेल्टा आर आया है इसकी वैल्यू होगी आर इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन की बात करें अगर डिवीजन में, यानी कि हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं और एक फाइनल क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है r इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मिलती है, तो हम देखेंगे कि डेल्टा r इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई होगा, r इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखें दोनों ही केसेस में एरर का कैलकुलेशन एक तरीके से किया जाता है, एक जैसा किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद पावर्स की बात करते हैं कि अगर पावर लगी हुई है, जैसे मान लीजिए कि r इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a y टू द पावर b, तो x पर पावर a है y पर पावर b है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर होगा, यहाँ भी डेल्टा आर अपॉन आर था, यहाँ भी रिलेटिव एरर निकालते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर निकालते हैं, तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो पार लगी होगी वो पहले आ जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और जो y में पार लगी हुई है वो b डेल्टा y अपॉन y हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज में पार्स लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम टाइम पीरियड की बात करें, t इज इक्वल टू पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो अब क्या हुआ इसमें कि t जो है, t एक क्वांटिटी हो गई जो कि l और g से प्राप्त हो रही है, लेकिन l और g के ऊपर हाफ पार लगी हुई है दोनों पे। ठीक है, तो इस तरह से पार वाले केसेस में हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखिए, अगर कुछ इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज का कैलकुलेशन आता है, जैसे हमने भी बताया रेजिस्टेंसेज हैं, दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2 और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए हैं, तो रिजल्टेंट 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। ठीक है, उससे कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट जो R आएगा वो XY अपॉन यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के टर्म में आएगा। तो इसी तरीके से यानी कि अगर कहीं क्वांटिटी 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y के टर्म में कहीं पर भी कोई क्वांटिटी दी हुई हो, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया हो या इस तरह की कोई इक्वेशन दी हो, तो यहाँ पर हम R अगर निकालें तो XY अपॉन R प्लस XY बराबर R इक्वल टू XY अपॉन X प्लस Y होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये स्पेशल केस है, इस तरीके के केसेस में जो एरर आती है वो एरर होती है माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, रखेंगे इधर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अभी इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, इस टेबल को बना लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ।
मिटा दें। चलिए, देखिए दो बॉडीज हैं, उनके वॉल्यूम दिए हुए हैं V1 और V2, और कहा जा रहा है कि अगर इन वॉल्यूम को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, यानी कि ऐड कर दें या सम कर दें या इनको सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होंगे एरर के साथ आपको बताना है। ठीक है, लिमिट एरर के साथ में। तो द वॉल्यूम्स ऑफ टू बॉडीज, दो पिंडों की का आयतन आर मेजर टू बी V1 is equal to 10.2 प्लस माइनस एक जो पहला वॉल्यूम है वो उसमें वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर क्यूब एंड V2 is equal to 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो वॉल्यूम है V1 और V2। ठीक है, कैलकुलेट द सम एंड differences in volume with error limits। इसमें हम प्लस और माइनस दोनों के केसेस देख लेंगे। एक वॉल्यूम है V1, एक वॉल्यूम है V2। अब कैलकुलेट करना है सम और डिफरेंस को। आइए देखते हैं। देखिए V1 दिया हुआ है, V1 इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। इसको एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए था। ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये विद एरर दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहिए, वास्तव में V प्लस माइनस डेल्टा V1, इसको ऐसे समझना चाहिए। ये V1 प्लस माइनस डेल्टा V1 लिखा हुआ है एक्चुअली, और इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें बात करें तो ये आपकी जो ट्रू वैल्यू है और ये एरर है, ट्रू वैल्यू और एरर है। सिमिलरली अगर हम V2 की बात करें तो V2 इज इक्वल टू है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है V2 बराबर 6.4 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, सेंटीमीटर। तो एडिशन की बात करें तो एडिशन मान लीजिए कि V1 प्लस V2 ये एडिशन हो गया। तो V1 प्लस V2 एडिशन होगा तो केवल ट्रू वैल्यू का एडिशन नहीं होगा बल्कि एरर का भी एडिशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एरर एडिशन की बात करें तो V1 प्लस V2 और प्लस माइनस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 ये वाली वैल्यू इसके साथ में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 16.6 हो गया, प्लस माइनस ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी 0.03 सेंटीमीटर
क्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए। V1 है, V2 है, V1 प्लस V2 और डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V1 डेल्टा V2 ऐड करेंगे V2। चलिए अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि अगर हम ये क्या है, सम ऑफ, ये सम ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स यानी V1 जो ज़्यादा होगा, यानी कि जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे, तो V1 ज़्यादा है तो उसको पहले लिखते हैं V1 माइनस V2 प्लस माइनस डेल्टा V1 और प्लस डेल्टा V2 होगा। ये बात ध्यान रखिए आपको, है ना। तो ये इज इक्वल टू जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10.2 माइनस 6.4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.8 प्लस माइनस 0.2 माइनस 0.1 नहीं प्लस, तो 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। 3.8 इंटू प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। The mass and density of the solid is measured to be 12.4 प्लस माइनस, इसमें एरर दी हुई है 0.1 kg एंड 4.6 प्लस माइनस 0.2। मास एंड डेंसिटी, मास एंड डेंसिटी क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझिए एक सॉलिड है और इस सॉलिड क्यूब, द मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड इज मेजर्ड टू बी 12.4 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम एंड 4.6 इंटू प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक सॉलिड है जिसका द्रव्यमान इतना है और आयतन इतना है। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम of the sphere, volume of the sphere या of the solid, है ना। इसको एक स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, आपको स्फीयर, ठीक है, with error limits, with error limits।
हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, यानी इसको हम सिंपली लिख लें V इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन रो। ये फॉर्मूला आपको निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो मास यानी कि m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg एंड रो प्लस माइनस डेल्टा रो इज इक्वल टू 4.6 इंटू 4.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए आपको निकालना है वॉल्यूम, निकालना है वॉल्यूम, निकालना है लिमिट के साथ में, एरर लिमिट के साथ में। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 12.4 अपॉन 4.6 ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 2.7 मीटर क्यूब, 2.7 मीटर क्यूब। अब देखिए डेल्टा V की गणना इसमें हम कैसे करेंगे। तो डेल्टा V का कैलकुलेशन देखिए, डेल्टा V का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो रिलेटिव बेटा है इसको, डेल्टा V का कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि डिवीजन है, क्वेश्चन वाला जो फॉर्म आएगा, तो डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा, V इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई V हो जाएगा। अब ये वैल्यूज रखें, प्लस माइनस डेल्टा M कितना है 0.1 और अपॉन M कितना है 12.4 प्लस 0.3 अपॉन 4.6 और इंटू वॉल्यूम कितना निकाला अभी 2.7 वैल्यू। इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो आएगी 0.14। अब कैलकुलेट करिए 0.14 तो प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू ये हो गया मीटर क्यूब। तो अब जो नेट रिजल्ट होगा यानी कि वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स, तो वॉल्यूम विद एरर लिमिट में V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 प्लस माइनस 0.14 मीटर क्यूब। ठीक है, आइए एक बहुत अच्छा सा सवाल देखते हैं सिंपल पेंडुलम का। Calculate the percentage error in determination of the time period
of the time period of a pendulum t is equal to 2 pi under root L by G. When L and G measured with measured with 1% plus minus 1% and plus minus 2%। कहते हैं कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला गया है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट बाई एल बाई जी के फॉर्मूले से, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? टाइम पीरियड मेजरमेंट करना, तो हमें लेंथ मेजर करनी है और स्मॉल जी मेजर करना है। तो जब लेंथ मेजरमेंट किया गया है तो उसमें 1% की एरर है और स्मॉल जी को मेजरमेंट करते समय प्लस माइनस 2% की एरर है। तो टी में कितना परसेंट एरर आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। परसेंटेज एरर निकालना है टी के लिए, ठीक है। टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए देखें। तो देखिए क्या है कि जो फॉर्मूला की बात करें तो t इज इक्वल टू एक्चुअली क्या हो रहा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसका मीनिंग है, अगर हम देखें तो ये 2 पाई तो कैलकुलेशन में क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसके कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है, एरर कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर कर देंगे तो l की पावर हाफ है और g की पावर माइनस है, ठीक है। l की पावर हाफ है और g की पावर माइनस हाफ है, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके से इसको ऐसे लिखें कि l टू द पावर हाफ अपॉन g टू द पावर हाफ। ये क्वांटिटी इस तरीके की है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उनके लिए जो एरर का कैलकुलेशन है उसे हम कैसे करते हैं इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी, रिलेटिव एरर निकालते हैं। डेल्टा टी अपॉन टी प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ब्रैकेट लगाएंगे फिर लिखेंगे, तो ये पावर लिखेंगे आगे हाफ डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी। यहाँ ध्यान रखिएगा, एरर हमेशा जुड़ती है, घटती नहीं है। एरर हमेशा ऐड होगी, एरर ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन, आप कहेंगे माइनस का क्यों नहीं लगाया, तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर प्लस का ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। आइए वैल्यूज रख देते हैं, प्लस माइनस 1/2 और रूट एल में कितना ये, अच्छा इसमें परसेंटेज एरर दी हुई थी कि डेल्टा टी में परसेंटेज एरर निकाली थी। तो ये परसेंटेज के लिए क्या है कि यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपको परसेंटेज निकालनी है और परसेंटेज दी हुई है एरर, तो ये तो रिलेटिव एरर थी, तो इसको हम ऐसे सीधे लिख दें मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है, टाइम पीरियड में। तो ये वैल्यू देखिए प्लस माइनस हाफ, और ये वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो 1% दी हुई है, लेंथ में 1% है, और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 2% एरर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये 1, तो 1.5, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1.5 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए। तो इंटू 100 किया है तो परसेंटेज में अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे सिंपली 1.5%, 1.5%, ठीक है। तो डेल्टा टी में अगर हम बात करें तो जो एरर होगी वो प्लस माइनस डेल्टा टी, जो एरर होगी वो 1.5% की एरर होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, ध्यान हमेशा रखना है कि एरर हमेशा ऐड होती है, तो ये मिटा दें।
अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। R1 इज इक्वल टू R1 या प्लस माइनस डेल्टा R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और एक रेजिस्टेंस है R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। दो रेजिस्टेंसेस हैं, दो रेजिस्टेंसेस, एक R1 है एक R2 है। वैल्यू इसकी 100 प्लस माइनस 3 ओम और 200 प्लस माइनस 4 ओम। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस 97 से 103 ओम के बीच में हो सकता है। ये 204 से लेकर के और 196 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अब कहते हैं कि आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएं तब इसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं तो इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस लॉ में जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 होता है। तो या हम इसको अगर एरर के साथ में विद एरर की बात करें तो डेल्टा R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे और ये वैल्यू आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सीरीज में एरर जो सीरीज में रेजिस्टेंसेस जुड़ जाते हैं, वैल्यू उनकी ऐड हो जाती है। तो देखिए R1 प्लस R2 सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 और प्लस माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 700। ठीक, अब अगर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, इससे अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो इसके लिए देखिए हम लास्ट में जो फॉर्मूला था टेबल में, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस सिचुएशन में जो अगर हम डेल्टा R की बात करेंगे तो उसको कैसे निकालते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये वैल्यू रख करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इससे डेल्टा R की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इसकी वैल्यू निकालें। तो R की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, R की वैल्यू R1 प्लस R2 यानी कि R1 इंटू R2 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 2, यानी कि अगर हम बात करें तो 300 नीचे हो गया, 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 200/3। ठीक है, 200/3 ये वैल्यू आ गई R की। ठीक, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा R अपॉन 200 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R1 कितना है 3 अपॉन 100 स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन 200 स्क्वायर। कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करके रिजल्ट डेल्टा R निकालिए। ठीक है, माइनस माइनस देखो से हटा देंगे, प्लस हो जाएगा। डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R इज इक्वल टू ये 3 डेल्टा 3 अपॉन 200 हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर। तो यहाँ से
नीचे एलसीएम ले लें 200 स्क्वायर को एलसीएम ले लें, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 यानी 4 100 स्क्वायर से इसको करेंगे तो 4 के 12 12 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 200 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 डेल्टा आर इज इक्वल टू 16/200। ठीक है, तो इससे डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा आर अलग लिखेगा नीचे लिखते हैं कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू हो जाएगी 75 से लगाया 0 लगाया 0 लगाया 0 लगाया 2 बार गया तो 150 हो गया, तो 50 बचा 0 लगाएंगे तो 3 जाएगा 4 5 5 टाइम 3 के लाइन तो 5 में 25 और 25 ठीक है। तो 0.0266 ये वैल्यू आ गई। तो अब देखिए रिजल्ट कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्ट जो लिखेंगे वो रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसा होगा कि जो वैल्यू निकाली थी अभी 200/3 प्लस माइनस 0.0266 ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो अभी आप ऐसा समझिए कि सिग्निफिकेंट फिगर में आपको रिप्रेजेंटेशन का एक सही तरीका बताएंगे कैसे हमें रिजल्ट लिखना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट हमें कैसे लिखना है। फिलहाल आपके जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दिया है रिप्रेजेंटेशन की, हम एक्यूरेट जो सिग्निफिकेंट फिगर में बताएंगे कि कितने प्लेसेस तक हमें क्या क्या लिखना रहता है। ठीक है, चलिए इसको हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही लिख दें। तो ये वैल्यू आपकी आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की और सीरीज कॉम्बिनेशन की, यानी इसमें हम सारे फार्मूले हमें जो लास्ट वाला फार्मूला भी बताया था, जो लास्ट वाला जो आपके टेबल में था वो भी यूज़ हो गया और प्लस वाला भी फार्मूला यूज़ हो गया इसमें। और भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप हमको रिवाइज करिए और अपनी जो आपके पास टेक्स्ट बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे क्या होती हैं, क्या कैसे इस्तेमाल की जाती है, इनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।